अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, हमारे शो का इंतज़ार कर रहे हैं। हम भी इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अपना शो लेकर आएँ और आप हमें मज़े का फीडबैक दें, ढेर सारे मैसेजेस करें। अच्छा जी, सुबह का आगाज़ करते हैं अच्छी बात से, और अच्छी बात यह है कि अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, अपनी नेकियों में इजाफा करें और लोगों के साथ जो है वो एहसन तरीके से पेश आएँ। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और शो में आपको बताते हैं कि वो कौन से फल होते हैं जो कि जिल्द के लिए बेहतरीन होते हैं और आपकी जिल्द को जो है वो तरोताज़ा कर देते हैं। तो इसमें जो है आड़ू इस तरह का है कि आप जो है जब आड़ू खाते हैं तो ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। अच्छा जी, तमाम फलों में आड़ू जिल्द को जवान, सेहतमंद और तरोताज़ा रखने में मुआविन साबित होता है। आड़ू में मौजूद कुदरती वाइटामिन, एंटीऑक्सीडेंट और नमी बख्श अज्जा जिल्द के लिए नहायत मुफीद हैं। इसमें विटामिन सी और ए की वाफिर मिकदार होती है जो जिल्द को झुर्रियों से बचाने में मदद देती है। ये विटामिन कोलेजन की पैदावार बढ़ाते हैं जो जिल्द की लचक बरकरार रखता है। आड़ू में मौजूद पॉलीफ्यून्स और बेटा कैरोटीन जिल्द को आलूदगी और धूप और फ्री रेडिकल से जो है वो बचाते हैं जो कबल अज़ वक्त बुढ़ापे का बाइस बनते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा इसमें कुदरती पानी की मिकदार ज़्यादा होती है जो जिल्द को अंदर से हाइड्रेट रखती है और खुश्की से बचाती है। इसमें मौजूद कुदरती एस्ट्रिक्स जो जिल्द को साफ़ करते हैं और मुहासों के खिलाफ जो है मज़ाहमत में मदद देते हैं। दूसरी जानिब आड़ू जिल्द पर लगाने से भी जो वायरस है और बैक्टीरिया हैं जो उसके जो असरात हैं वो भी मुरतब होते हैं, यानी कि वो महासों के ख़िलाफ़ जो मज़ाहमत है ना उसमें भी ये मदद देते हैं। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं हम, और बात ये है कि कराची में जो है वो पानी जिस तरह का है और हम सब देखते हैं कि जो सूरत हाल है कराची में पानी की, तो अब पानी जो है वो बहुत ज़्यादा आलूदा होता जा रहा है। और इस हवाले से हम आपको बार बार, इससे पहले भी अपने शो में मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि भाई सफाई का ख्याल रखें, पानी बॉयल करके पिएं, किचन साफ़ रखें, और स्पेशली जब आप सफाई रखते हैं तो उससे बहुत सारी बीमारियों से जो हैं वो बच जाते हैं। तो कराची में पानी जो है वो आलूदा हो गया है और आलूदा पानी के इस्तेमाल से बीमारियों में जो है वो हौलनाक इजाफा हो गया है। पेट और आंखों के अमराज और एलर्जी में भी हौलनाक इजाफा हो गया है। कराची समेत सिंध में आलूदा पानी की फराहमी एक संगीन अवामी सेहत का मसला बना हुआ है, जिससे हर साल लाखों अफराद स्किन, पेट और आंखों की अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। इन अमराज के इलाज पर सालाना करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक आलूदा पानी की फराहमी मुल्क भर में हर साल 50,000 से ज़्यादा बच्चे और बड़े पेट की दीगर बीमारियों की वजह से जान से हाथ धो बैठे हैं। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में 70% बीमारियां आलूदा पानी के इस्तेमाल से जन्म लेती हैं, जबकि आलूदा पानी की वजह से कराची में हर साल तकरीबन 20,000 के करीब जो मुख्तलिफ बच्चे हैं वो अमराज में मुब्तला होकर दम तोड़ देते हैं। आलूदा पानी इस्तेमाल करने से सबसे ज़्यादा कम सिन बच्चे और बड़े जो हैं वो हैज़ा और टाइफाइड का जो है वो शिकार हो रहे हैं। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम की, और मौसम की जो सूरत हाल है वो कुछ इसी तरीके से है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जो है वो मूसलाधार बारिश हो रही है, और जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर हुई है मूसलाधार बारिश। सैदपुर के मुकाम पर जो है वो 90 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद नदी नालों में तुगयानी है। अच्छा, उसके बाद जो पेशावर है, शुमाली वज़ीरिस्तान है, सवाबी, मर्दान, इसके मुख्तलिफ इलाकों में जो है बहुत ज़्यादा बारिश हुई। शक्करगढ़ में भी बादल बरसे और जमकर बरसे। अच्छा जी, उसके बाद जो है बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में बारिश की पेशगोई की गई है, और महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का जो है वो इम्कान है, और बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में बारिश की पेशगोई की गई है। अच्छा, सिंध के जो साहिली इलाके हैं वहाँ पर मतला जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने के अलावा चंद मुकामात पर हल्की जो बारिश है वो उसका इम्कान है। अच्छा, इसके बाद जी अब आपको बताते हैं कि दौरा अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा हर लिहाज से जो है वो कामयाब रहा। अच्छा, ये खबर कुछ इस तरह से है कि अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा का इंतहाई अहम दौरा मुकम्मल करके नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब जो हैं वो इस्लामाबाद से वापस आ गए हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कि दौरा अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा हर लिहाज से कामयाब रहा, और फिर उसके अलावा उन्होंने मज़ीद कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में फ़लस्तीन के साथ हर बार मसला कश्मीर उठाया। उम्मीद है मज़ीद ममालिक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेंगे। दौरे के दौरान इसहाक़ डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से भी मुलाकात हुई। काफ़ी अहम ये मुलाकात थी, महकमा ख़ारजा में ये मुलाकात हुई, और इसी दौरान एक बार टेलीफोन पर भी गुफ्तगू हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने सऊदीया, मिस्र समेत 8 ममालिक के वज़रा से दो तरफ़ा मुलाकातें भी की। अच्छा जी, इसके अलावा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने सलामती कौंसिल के इजलास की 3 बार सदारत भी की। नायब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान की पेश करारदाद सलामती कौंसिल में मुतफ़िक़ा जो है वो मंजूर हो गई। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं हम सदर मुमलिकत का चीन में बारिशों से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने चीन में हालिया शदीद बारिशों के बायस कीमती इंसानों के जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया है। ऐवान सदर से जारी ताज़ियती बयान में सदर ज़रदारी ने चीन के सदर शी जिनपिंग और चीनी अवाम के नाम ताज़ियती पैगाम जारी किया, जिसमें उन्होंने मुतासरा ख़ानदानों से दिली हमदर्दी और यकजहती का इजहार किया। सदर मुमलिकत का कहना था कि दुख की इस घड़ी में
पाकिस्तान चीन के साथ है। पाकिस्तान और चीन आजमाइश की हर घड़ी में यकजान है। कुदरती आफात के मुश्किल मरहले पर चीन के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती करते हैं। चीनी भाइयों के दुख को अपना दुख समझते हैं। पाकिस्तानी कौम चीनी अवाम के साथ है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं मौसम की। और जो मौसम है उसकी सूरत हाल क्या है। मौसम की सूरत हाल जो है वो कुछ इस तरीके से है कि शहर कायद में जो है मौसम बड़ा औसम है, बड़ा ज़बरदस्त है। और जो सूरज है ना उसकी आंख मचोली है, मतलब सूरज की किरणें कभी तेज़ हो जाती हैं, कभी स्लो हो जाती हैं। तो आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है मतला अबर आलूद रहने का इम्कान है। और शहर कायद में आज रात बूंदाबांदी का भी इम्कान है। इसके अलावा शहर कायद का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके अलावा जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है महकमा मौसमियात के मुताबिक। अच्छा, शहर में जुनूब मगरिब से 18 से 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और हवा में नमी का तनासुब जो है वो 70% रिकॉर्ड किया गया है। आज की जो अहम समातें हैं, आज की जो अहम हेयरिंग्स हैं वो हैं जी सिंध हाई कोर्ट। और सिंध हाई कोर्ट में अहम केसेस की जो है वो समात होगी। आइनी और रेगुलर जो बेंचेस हैं उसके रूबरू ये मुख्तलिफ केसेस की समात है। लापता अफराद, गैर कानूनी तामीरात, तजावुज़ात और दरख्वास्त ज़मानत पर जो है वो समात होगी। सिंध टैक्स और सेल टैक्स से मुतालिक दरखास्तों पर जो है वो समात होगी। दरखास्तों पर समात जस्टिस फैसल कमाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच करेंगे। मंशियात मुकदमात में मुलजिमान की दरखास्त ज़मानत पर समात होगी। दरखास्त पर समात जस्टिस जुल्फ़िकार सांगी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच करेंगे। अच्छा जी, अब सोने की कीमत के ऊपर बात कर लेते हैं। सोने की क्या कीमतें चल रही हैं, तो जो सोने की प्राइस है वो क्या हो गई है। सोने की कीमत में होगी जी कमी। आलमी मार्केट में सोना $16 सस्ता होकर $3,320 फी औंस तक गिर गया। 1 तोला सोना 1600 रुपये सस्ता होकर 3,54,700 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 1,372 रुपये सस्ता होकर 3,04,098 रुपये पर आ गया। और 1 तोला चांदी की कीमत में 3,963 रुपये की जो सतह है उस पर ये बरकरार है। अच्छा जी, अभी आप लोगों ने जाना होगा ग्रॉसरी करने, तो जाने से पहले जो है वो आप लोग ज़रा ये जो प्राइजेज़ है ना ये ज़रूर सुनते जाएं, क्योंकि ये आपको ना बड़ा अच्छा रहता है, आपके लिए बड़ा आसान रहता है कि आप कमिश्नर कराची के स्टैटिक प्राइजेस जो हैं वो सुनते हुए चले जाएं। ये कुछ इस तरीके से हैं कि जो दाल माश है उसके जो प्राइस हैं वो हैं जी 405 और फिर उसके रिटेल प्राइस है 425। मूंग की दाल है उसके होलसेल प्राइस है 310 और फिर जो उसके रिटेल प्राइस है 325 है। मसूर की दाल जो है 350 पर है, रिटेल प्राइस 260 पर है। दाल चना होलसेल प्राइस 340 पर है और फिर 355 पर है। और फिर काबली चना होलसेल प्राइस जो है वो 310 पर है और रिटेल प्राइस जो है वो 325 पर है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं जी कि आज दिन भर जो मौसम है वो कैसा रहेगा। तो दिन भर का जो मौसम है आज वो कैसा रहेगा ये आपको बताते हैं कि 10 बजे मौसम क्या रहेगा, 11 बजे मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी। तो जी 31 सेंटीग्रेड रहेगा 10 बजे, फिर 11 बजे 31 सेंटीग्रेड रहेगा, 12 बजे फिर 32 सेंटीग्रेड रहेगा और 1 बजे 33 सेंटीग्रेड जो है वो मौसम रहेगा। अच्छा जी, अब सूरत हाल जान लेते हैं कि जो सिचुएशन है करेंसी रेट्स की वो क्या है, क्योंकि करेंसी रेट्स के लिए आप लोगों में बहुत सारे मैसेजेस करते हैं कि जो करेंसी रेट्स हैं वो क्या हैं। तो आज जान लेते हैं कि करेंसी रेट्स जो हैं वो क्या हैं। तो करेंसी रेट्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि अभी हम आपको थोड़ी सी देर में बताएंगे कि जो डॉलर्स हैं उनके क्या प्राइस है। तो माल का हाल जो है वो इस तरह से है कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर है 190, फिर कैनेडियन डॉलर है 210, फिर उसके बाद यूरो जो है वो 336 है और फिर उसके बाद कुवैती दिनार 931 है। फिर उसके बाद जो है व्हाट वी हैव नेक्स्ट, वी हैव यूके पाउंड 384, फिर सऊदी रियाल 76, फिर स्विस फ्रैंक 29, फिर यूएस डॉलर 286। अच्छा जी, इसके बाद जो है हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको यही कहूँगी कि दिन का आगाज़ जिस तरीके से होता है हमारे साथ अच्छे तरीके से, तो इसी तरीके से आप अपना प्यार जो है वो हमारे साथ बनाए रखिए। और यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमें ज्वाइन करेंगे टॉप स्टोरीज़ के लिए। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। कीप वॉचिंग सीरियस 10। वेलकम बैक। तो जनाब न्यूज़ सेशन में खुशामदीद। और इस वक्त हमारे साथ महराज भाई हैं सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट और हमारे साथ आजिज़ भाई हैं हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? कैसी हैं आप? मौसम कैसा है? और फिर से सुन रहे हैं बारिश होगी, पेश गोई हल्की कराची वाले हैं, अगर ऐसा मौसम भी मिल जाता है ना उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और बहुत खुश रहते हैं। सही, क्योंकि बारिश के बाद हमारे यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं। सही, बिल्कुल। बारिश हो तो चले हल्की फुल्की चल जाए, लेकिन अगर 1 घंटा या आधा घंटा कोई अगर जबरदस्त किस्म की बारिश हो गई तो उसके बाद के फिर हम 3 दिन तक उन मसाइल को रो रहे होंगे। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन बहरहाल मूड भी अच्छा है इसी वजह से कि मौसम अच्छा है।
मौसम महराज भाई हल्की फुल्की बारिश होने दें। खैर है, थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कर नहीं नहीं, बारिशें अभी होंगी, क्यों नहीं होंगी। अगस्त में तो आपको पता है, अगस्त के महीने में तो बारिशें होती है, और 13 या 14 अगस्त को तो लाजमी। लेकिन भाई हम ये जुलाई से सुन रहे हैं, यकम जुलाई से लेके सुन रहे हैं कि जी बस अब आ रही है बारिश, अब आ रही है, अब आ रही है, बस लेकिन बारिश नहीं 8 जुलाई पर 18 जुलाई। बिल्कुल, बस क्योंकि फिर बारिश आएगी तो फिर बहुत सारी और चीजें भी आएंगी ना भाई, आपको पता ही है, फिर सड़कें और फिर वो दीगर इश्यूज वो फिर आगे चले जाते हैं। अच्छा जी, चले हमारी टॉप स्टोरी जो है उसका आगाज़ करते हैं। ये जनाब खबर कुछ इस तरह से है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो 30 अगस्त को चीन के सरकारी दौरे पर रवाना होंगे, यानी कि आज ऑलमोस्ट। अच्छा, और वज़ीर आज़म जो है वो चीन के सरकारी दौरे पर रवाना होंगे, जहां वो शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अच्छा, ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के हमरा आला सतह का वफ़द भी होगा। वज़ीर आज़म चीनी की आदत से भी मुलाकात करेंगे, और इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर समेत दीगर आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें जो हैं वो मुतवक्के हैं। तो आजिज़ भाई, इस पर आप क्या कहेंगे? दौरा है जब से ये हुकूमत आई जी, या उससे पहले जो साल सवा की जो दरमियानी हुकूमत थी जी जी, इस पूरे क्राइसिस का दौर था हमारा। हाँ, और इस क्राइसिस के दौर में अगर हमें किसी ने सपोर्ट किया, हाँ, सबसे बढ़कर चीन सही, नंबर 1 पे, हाँ, उसके बाद फिर मुत्तहिदा अरब अमारात और फिर सऊदी अरब। जी जी, इन ममालिक ने हमने मदद की थी, माली मदद। क्यों एक वक्त ऐसा आया था कि IMF ने हमें कर्जा देने से इनकार कर दिया था। सही, जब आपको याद होगा कि ये खबरें आम इंटरनेशनल चल रही थी कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, डिफ़ॉल्ट कर रहा है, हाँ, ठीक है। ऐसे मौके पे IMF ने एक शर्त रखा था जी, कि अगर आपके अकाउंट में इतने अरब डॉलर होंगे तो हम आपको कर्जा देंगे। हाँ, तो फिर जितनी उनकी डिमांड थी उतने हमारे ज़खायर तो थे नहीं जी, फिर हमें मदद जिसने किया वो चाइना ने किया। चाइना ने अपने तौर पे हमें कर्जा देने का ऐलान किया। सऊदी अरब ने ख़ास तौर पे, मुझे याद पड़ रहा है कि पहले फ़ेज़ में 3 अरब डॉलर का सऊदी अरब ने हमें मदद की थी। तो हम संभल गए। ज़ाहिर है कि वो जो दिवालिया होने का खदशा था, डिफ़ॉल्ट करने का खदशा था, उस बुरान से हम निकल गए। पॉलिटिकल क्राइसिस था, पॉलिटिकल क्राइसिस चलता रहा। फिर जब इलेक्शन हुए और फिर ये जो हुकूमत आई 2024 के 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन, तब भी चाइना ने हमारी मदद की थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो तो है। लेकिन अभी ये जो शंघाई कॉन्फ्रेंस जो है इसमें हम मेंबर हैं। शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस जो है उसमें पाकिस्तान हर साल शिरकत करती है। सही, लेकिन इस बार क्योंकि मुंतखब एक वज़ीर आज़म के साथ दिल्ली, मुझे सिर्फ इस डेलीगेशंस में एक बात कहनी है जो हमने 12 मुख्तलिफ औकात में वज़ीर आज़म से मुलाकातों में कही भी है। इन डेलीगेशंस में पॉलिटिशियंस भी जाते हैं, सोशल सर्किल के लोग भी जाते हैं और सहाफ़ी भी जाते हैं, अक्सर इंटरनेशनल। बिल्कुल, हाँ, लेकिन कराची के सहाफ़ी कभी नहीं जाते। ये मतलब आपको सुनकर हैरत होगी कि भली दुनिया के, क्योंकि साल भर ये दौरे तो इंटरनेशनल चलते रहते हैं ना, दुनिया मतलब इस्लामाबाद को सिलेक्ट करके एक ग्रुप को लेके जाना है बस। तो इस प्रोग्राम की तवसत से हम आज फिर फेडरल गवर्नमेंट को ये कहते हैं कि भाई कराची का प्रेस जो है, कराची का मीडिया जो है, वो अच्छा पूरे मुल्क में एक नाम रखता है, पूरे मुल्क में उसकी एक अपनी अहमियत है। तो कराची के सहाफ़ियों को भी इस इंटरनेशनल दौरों में ज़रूर कंसीडर किया जाए। चलें जी भाई, क्या ज़बरदस्त जो है वो मैसेज दिया है आजिज़ भाई ने। दौरा कैसे देख रहे हैं, कितना अहम है? देखिए, दौरा तो बहुत अहम है। उसकी एक वजह तो ये भी गुज़िश्ता जो 2-3 माह कबल जो एक मार्का राई हुई थी इंडिया से, ठीक है ना, उसमें भी जो है हमारा बहुत साथ दिया गया था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से जो है हमारा जो वतन है, वतन अजीज़ जो है, एक हमारा थोड़ा सा एक अलग से टैका हो गया, ठीक है ना। वैसे टैका हमारा पहले भी था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद हमारा जो है एक मामला है कि थोड़ा सा, क्योंकि अमेरिकी सदर भी अब बहुत सारी दफ़ाई बातें कर चुके हैं, तो हमारी एक वैल्यू थोड़ी सी हो गई। अब हमें लगता है कि हाँ भाई, हम जो है सही अच्छे हैं, ठीक है ना, और मजबूत भी हैं, अच्छे भी हैं और बहुत अच्छे हैं। तो अब ये है कि अब उसमें कॉन्फ्रेंस में जब शिरकत करेंगे वज़ीर आज़म, तो उसमें बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं, देखिए ना, पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि उसमें देखें वो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होनी है जो कि आइंदा के मुस्तकबिल के लिए, हमारे लिए जो बेहतरी के मामलात होंगे,
मंसूबे होंगे, उनमें तजारती मंसूबे होंगे, इसके अलावा दिफाई मंसूबे होंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो हमारे लिए आगे जाके फ़ायदेमंद साबित होंगी। और पाक चीन दोस्ती जो है वो जाहिर सी बात है सबकी नज़रों में खटकने वाली ही है। हाँ। जो हमारे मुल्क के दुश्मन है, वतन के दुश्मन है, उनकी नज़रों में हमेशा से ये खटकती रहेगी जी पाक चीन की दोस्ती जो है वो उसको किसी तरह तोड़ दें या इसको कमज़ोर कर दें। लेकिन बहुत अच्छी बात है, शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है तो ये एक बात, इस बात का भी सबूत है कि हमारी पाकिस्तान की और चीन की जो दोस्ती है हाँ। वो वाकई जिंदाबाद और है, जिंदाबाद ही साइडलाइंस रहेगी। मुलाकातों में जो है वो रूसी सदर जो है उनसे भी एक मुलाकात पॉइंट होगी। मेराज जी, भाई, जी जी जब चीन की बात आती है ना तो सीपेक का नाम जरूर याद रखा जाए। बिल्कुल, यस। क्योंकि पाकिस्तान और चीन के रिलेशंस में हाँ। सीपेक का एक बहुत बड़ा किरदार है। वो सीपेक जो 2018 में आने वाली हुकूमत के बाद जिसको पसे पुष्ट डाल दिया जाता, लेकिन मौजूदा हुकूमत आने के बाद सीपेक को दोबारा जो है जिंदा किया गया और सीपेक पे काम तेज़ी से इस वक्त चल रहा है। कुछ हिस्सों में काम हो गया, कुछ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट भी हो गए हैं सीपेक पे, लेकिन ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें चल रहा है। ख़ासतौर पे हम कराची वाले हैं। एक हमारा मंसूबा है KCR, कराची सर्कुलर रेलवे, जिसके लिए बारहा ये बात आई कि सीपेक में रखा जाएगा। मैं समझता हूँ कि कराची के शहरियों की तरफ से हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने ये डिमांड रखते हैं, जब सीपेक की बात होगी चाइना में आपकी, तो कराची सर्कुलर रेलवे की बात ज़रूर कीजिएगा ताकि कराची की ट्रांसपोर्ट का ये बहुत बड़ा इशू है। सही, चलें जी आगे बढ़ते हैं और दूसरी टॉप स्टोरी जो है वो शेयर करते हैं आपके साथ में। और जो दूसरी टॉप स्टोरी है वो हम शेयर करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और एक और खबर है जो कि आपके साथ में शेयर करते हैं। इट्स अबाउट बहरे रोम में कश्ती उलटने से 18 तारकीन वतन जो हैं वो हलाक हो गए और 50 के करीब जो हैं वो लापता हैं। अच्छा जी, ये मशरक़ी लीबिया के शहर सब्रिक के करीब बहरे रोम में एक कश्ती उलटने से कम 18 जो तारकीन वतन थे वो वहाँ पर हलाक हुए। 50 के करीब जो हैं लोग लापता हैं, मिसिंग है। अच्छा, अब ये रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बैनुल-अक़वामी इदारा बराए IOM ने कहा है कि अब तक 10 जिंदा बच जाने वाले अफराद का जो सुराग है वो लगाया जा चुका है। ठीक है, और तकरीबन 2011 में नेटो की हिमायत याफ्ता बगावत में मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी की हुकूमत के खात्मे के बाद से लीबिया इन तारकीन वतन के लिए एक अबूरी मुल्क बन चुका है, जो जंग और गुर्बत से फरार होकर यूरोप पहुँचने के लिए सहरा और बहरे रोम अबूर करते हैं। आजा, अब ये जो बैनुल-अक़वामी इदारा है इसकी जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ताज़ा तरीन सानिया इस बात की जो है याद दहानी कराता है कि लोग तहफ़्फ़ुज़ और बेहतर मौक़े की तलाश में किस कदर जानलेवा खतरात मोल लेते हैं। लीबिया अभी महाजरीन और पनाह गुज़ीनों के लिए एक अहम अबूरी मुकाम है जहाँ वो इस्तेहसाल बदसलूकी का सामना करते हैं और जानलेवा सफ़र पर निकल पड़ते हैं। आजिज़ भाई, आपको याद होगा, और थोड़ा सा अगर फ्लैशबैक में जाएं तो इसके ऊपर हम एक प्रॉपर हमने ट्रांसमिशन की थी और सारा कुछ किया था, और उसके ऊपर हमने बताया था कि भाई ये जो लोग जिस तरीके से गैर कानूनी तौर पर जाते हैं बेहतर मौक़ों के लिए, बेहतर मौक़े इनको मिले या ना मिले, हाँ, मगर वो मुसीबतें ज़रूर इनको रास्ते में मिलती हैं। कुछ लोगों को मौत मिल जाती है, कुछ लोगों के घर वालों को हमेशा के लिए दुख मिल जाता है। ये लोग समझते क्यों नहीं? बड़ा अफसोसनाक पहलू है। अगर हम अपने मुल्क की बात करें, हाँ, तो यूरोप के ख्वाब देखते देखते लोग अपनी जान से चले जाते हैं। सही। यूरोपीय ममालिक में ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों की बड़ी एक ख़ास तौर पे हाँ। हमारा ज़रा कि बॉर्डर लाइन तो एक ही है कि बलूचिस्तान से लोग ज़्यादातर जाते हैं। बलूचिस्तान से लोग UAE या ईरान, इन ममालिक तक जाते हैं। फिर वहाँ से कश्तियों ने एक बार कश्ती का सफ़र, फिर दूसरी बार लांचों का सफ़र, फिर तीसरी बार लांचों का सफ़र। अच्छा, कहीं इसमें दो तरह के इश्यूज़ होते हैं, या ये तो इस तरह का वाक़या होता है जो ये कश्ती डूबने का आपने बताया बहरे रोम में, या फिर दूसरा इनको दरबदर करके जो एजेंट होते हैं वो छोड़ देते हैं, फिर ये गिरफ़्तार हो जाते हैं। गिरफ़्तार होके कई सालों तक जेलों में रहते हैं, कई सालों तक। अभी भी एदाद शुमार तो नहीं मेरे पास, लेकिन इस वक्त भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तानी कैद हैं जो गैर कानूनी बग़ैर वीज़ा के, बग़ैर पासपोर्ट पे जो गैर कानूनी तरीक़ों से गए हैं। दुनिया के हर मुल्क में इस वक्त पाकिस्तानी कैद हैं, चाहे अफ्रीकी ममालिक हों, चाहे यूरोपीय ममालिक हों, इवन खलीजी ममालिक में भी इस वक्त पाकिस्तानी जो है मुख्तलिफ इल्ज़ामात में कैद हैं, जो कैद सिर्फ़ इस बुनियाद पे है कि ये गैर कानूनी रास्तों से जाते हैं। मुझे बताएं, अच्छा, यहाँ फिर
यहाँ बहुत सारे लोग पकड़े भी गए हैं। FIA ने ख़ास तौर पे पंजाब में बहुत सारे एजेंट्स को पकड़ा है। गुज़श्ता अगर 1 साल का हम जायज़ा लें ना, बड़ी तादाद में लोगों को FIA ने मुल्तान में, फैसलाबाद में, साहिवाल में, लाहौर में, मुख्तलिफ़ जगह पे कई बार छापे मारकर ऐसे एजेंटों को पकड़ा है। लेकिन अब उसके बावजूद इसमें कमी नहीं आ रही। समझने की बात यह है कि लोग जांबहक होते हैं, लोग समंदर में डूब जाते हैं, लोग जेलों में चले जाते हैं। अच्छा, लोग 30-30 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 35 लाख रुपए भरते भी हैं, पैसे भी भरते हैं। ज़ाहिर एजेंट पैसा लेके भेज रहे होते हैं, उसके बावजूद लोगों की एक बड़ी तादाद जा रही होती है और हादसात का शिकार हो रही होती है। बड़ा अफसोसनाक पहलू है। जी महराज भाई, मैं आपको बताऊं कि देखें, अच्छा, मुल्की हालात हाँ और फिर आमदनी के मामला, ये सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। सही, ठीक है ना। और शायद आप भी बचपन से सुन रहे हो और हम सुन रहे हो इस तरह के वाक़यात। सही, अब ये ज़ाहिर सी बात है, ज़राया ब्लॉग है, सोशल मीडिया है, हाँ। तो अभी ज़्यादा हाईलाइट हो रही है चीज़ें। सही, लोग अपनी जान पर खेलकर वाकई जाते हैं वहाँ पर। सही, अच्छा, और एक साथ साथ मैं आपको ये बात बताऊँ, ख़ास तौर पर जो हमारा सूबे पंजाब है जी, यहाँ के तो मुख्तलिफ शहरों के लोग, सबसे ज़्यादा लोग जो जाते हैं ना, ट्रैवल करते हैं इस तरह का खतरनाक वाला जो है, ये वहाँ के लोग करते हैं। सही, मैं आपको बताऊँ, गुजरात का आपने नाम सुना होगा, पंजाब में, हाँ वहाँ के लिए मशहूर है कि हर घर से कम 2 लोग जाते जरूर, वो हाँ, बाहर है। सही। अच्छा, वहाँ जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होने लगता है ना, तो उसका एम यही होता है, चाहे वो पढ़े ना पढ़े, मैंने ये बाहर भी जाना बड़ा है। मामला है। हाँ, ठीक है। हाँ। अच्छा, ये जो इस तरह से जो तारकीन वतन वहाँ जाके जी, जी, बेचारे जो हादसा का शिकार होते हैं ना, हाँ। उसमें ज़्यादातर बहुत कम तालीमी याफ्ता लोग हैं। हाँ। तालीमी याफ्ता लोग जो हैं वो बिल्कुल तरीके से एक चीज़ को मैनेज करते हैं, या ट्रैवल करते हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं और कागजी कार्रवाई करते हैं, कहीं ना कहीं उनका चांस लग जाता है, वो निकल जाते हैं। हाँ, लेकिन ये जो इस तरह से जाने वाले लोग हैं, ये वो कम तालीमी याफ्ता तबका है, हाँ। जिनका शुरू से उनके फैमिली का भी और उनका भी यही ख्वाब होता है कि मेरा जो बेटा है वो बाहर जाएगा और वहाँ से कमा के यहाँ भेजेगा, तो फिर हम ज़मीनें लेंगे। ये मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ। सही। और ऐसे लोगों को मैं बहुत जो करीबी कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो इन हादसा का शिकार भी हुए और उन्होंने जाने की कोशिश की, कुछ तो चले भी गए, लेकिन कुछ जो है वो कई मरतबा ट्राई कर चुके हैं, जान बच गई है, वापस आ गए फंसा के और पैसे लुटा के, लेकिन अब दोबारा वो जाने के लिए पर तोल रहे होते हैं। तो बात यह है कि आप एहतियात करें, जान से ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है ना। अब अगर एक फैमिली का अगर एक ही बेटा है और वो इस तरह से जाके ख़त्म हो जाए, तो उसके पीछे फैमिली का क्या होगा। तो बहरहाल थोड़ा सब्र से काम लें। हाँ बिल्कुल, एहतियात करनी चाहिए और लोगों को ये देखना चाहिए कि आपके पीछे जो आपकी फैमिली है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार हो जाती है। अगली खबर पे जाते हैं जी, और अगली जो स्टोरी है वो इस तरह से है कि कराची में कपल है जिसका कत्ल हुआ। लड़के के वालिद ने लड़की के भाई पर जो है वो अब शक जाहिर कर दिया है। जो इसकी डेवलपमेंट स्टोरी है वो कुछ इसी तरीके से है कि ये जो कराची का इलाका है क्लिफ्टन, इसमें कत्ल किए गए साजिद के वालिद जो है आरिफ ने बेटे के दोस्त और बहू के भाई समेत 5 अफराद पर जो है वो शक जाहिर कर दिया है। आज इसमें इसकी क्या इनसाइड स्टोरी है? ये वही है, आपको याद होगा कि कुछ अर्सा कबल आपके प्रोग्राम में हम बैठ के हाँ। यहाँ पे बात कर रहे थे, गैरत के नाम पे कत्ल, कारोकारी का इल्ज़ाम, बिल्कुल। और ये जो वाक़यात हैं, ये जिस दिन ये वाक़या हुआ उसी दिन 2 वाक़यात हुए। हाँ, एक वाक़या ये कराची में हुआ, एक वाक़या सिंध का शहर है कंडियारो, हाँ। वहाँ पर हुआ। सही, वहाँ भी एक खातून को कत्ल किया गया, जिस पे फिर बाद में वज़ीर आला सिंध ने नोटिस लिया और फिर सिंध उसी दिन हम सिंध असम्बली के इजलास में थे, तो कुछ MPA से हमारी बात भी हुई। तो मुझे एक MPA साजिद जोखियों ने बताया कि सिंध हुकूमत सोच रही है कि सख्त से सख्त कवानीन बनाए जाए। मसला ये है, ये कानून तो वैसे भी बना हुआ है, गैरत के नाम पे कत्ल का कोई कानून नहीं है कि किसी को ये हक नहीं है। पहले होता था, जी जी जी, पहले गैरत के नाम पे कत्ल पे फांसी नहीं होती थी, 302 की FIR नहीं कटती थी, लेकिन अब बाद में तरामीम हुई, नए कवानीन बने। अब नए कवानीन के तहत गैरत के नाम पे या किसी भी नाम पे कत्ल जो है वो 302 का ही मुकदमा है, वो कत्ल की ही FIR कटेगी, चाहे वो उसका जवाज़ कोई भी पेश करें। तो अब तो ये कानून मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद अब मैं आपको एक और इसमें एक अलमनाक पहलू बताऊं। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात रिपोर्ट नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते, अनरिपोर्टेड होते हैं। हाँ, अच्छा, उस दिन जिस दिन ये हम बात कर रहे थे कंडियारो और कराची के वाक़े जी, की, जी। उसी दिन KP में भी एक वाक़या हुआ, उसी दिन रावलपिंडी में भी एक वाक़या हुआ।
रावलपिंडी जैसे शहर में भी एक खातून को कत्ल किया गया उसी दिन। ये आप देखिए, कराची से के बाद रूरल सिंध के बाद रावलपिंडी के बाद केपी। यानी पूरे मुल्क में इस तरह के वाक़यात होते हैं जहाँ एक आड़ ली जाती है गैरत का नाम। ये बेसिकली गैरत नहीं है, बेगैरती है। किसी बहन को, बेटी को, माँ को कत्ल करना किसी भी आड़ में। यहाँ भी बहन का जिक्र हो रहा है कि लड़की के भाई ने जो है वो वाक़या किया है इस कराची चाइना पोर्ट के पास। इस तरह के कई ऐसे केसेस होते हैं जो अनरिपोर्टेड रहते हैं, और उसके अलावा जब ये रिपोर्ट हो जाते हैं तो समहाउ वो फैमिलीज ही सफ़र कर रही होती है ना, क्योंकि उनके लोग तो चले गए। कुछ इस तरह के केसेस होते हैं जिसमें खुद भाई इन्वॉल्व होता है कि हाँ जी हमारी बहन थी तो हम तो गैरत के नाम पे गई। तो ये सिनेरियो रहता है। महराज भाई, मैं चाहूँगी कि ज़रूर आप इसके ऊपर कॉमेंट करें। देखिए, इस वाक़े को मैंने रिपोर्ट भी किया और उस पर मैंने काम भी किया, इन्वेस्टिगेशन के हवाले से भी मैंने देखा इस पूरे मामले को। मामला तो यही है। देखें, मैं ये फेवर नहीं कर रहा बेहयाई या घर से फरार होना, ये एक डिफरेंट मामला है। सही। लेकिन किसी को आप इस तरह से कत्ल कर दें, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं। और इसका रीज़न क्या है? वजह यह है कि ये जो हमारे मुल्क में अभी भी इस दौर में ये जो सो कॉल्ड जरगा सिस्टम चल रहा है ना, अपने घर में बैठ के फैसले करने का। 8 आदमी बैठ गए, खलीफा साहब बन गए, बैठ गए, इसको मार दो, इसकी टांग काट दो, इसको ये जुर्माना कर दो। ये जहालत खत्म होनी चाहिए। ये जो सिस्टम फॉलो करने वाले लोग हैं एक्चुअल में, तो मुझे समहाउ ऐसा लगता है कि दे नीड देयर ग्रूमिंग। उनके दिमागों को उस तरह से मोबिलाइज करने की ज़रूरत है। ये उनको बताने की ज़रूरत है कि आप जिस मुल्क में रहते हैं उसमें आपके लिए एक लॉ है जो पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक हमारी अदालतें हैं, ठीक है। अगर आपको किसी से बहुत शदीद प्रॉब्लम है तो भाई आप खुदा न खास्ता उसको कोई थप्पड़ थोड़ी मारने चले जाएंगे या जान से थोड़ी मारने चले जाएंगे, आप जाके उसकी अदालत में शिकायत करेंगे। सिंपल यही है ना। अगर आपको इतना प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि किसी की बहन ने, बेटी ने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली है और आपको लगता है कि केस बनता है, तो आप उस पर केस कर सकते हैं। एग्रेशन यही है ना, रिवेंज आप इसी हद तक ले सकते हैं, ठीक है। आप क्यों खुद साख्ता जो है ना वो ज़मीन के खुदा बनने की कोशिश करते कि आप किसकी जान ले लें अपने फैसले के तहत। इन दी एंड वो बात ये है कि अब कुछ भी करे, वो शादी कर रहे ना जाके, तो आपको अगर किसी भी शख्स को किसी से कोई प्रॉब्लम है तो रिवेंज लेने का एक तो बेहतरीन तरीका ये कि आप लॉ जो है वो फॉलो कर लें। नहीं तो आप सब्र करें, अल्लाह ताला उसका भी अजर देगा, फिर आप अल्लाह पे छोड़ दें। यही हो सकता है ना। बाकी तो ये है कि ये तो आपके फैमिली के इंटरनल मैटर होते हैं ना, कि फैमिली खुश है, फैमिली ना खुश है, लड़की ने मना लिया, लड़के ने मना लिया, नहीं मना लिया, ये तो एक जनरल इश्यूज होते हैं, इनको तो आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो आपने एक पॉइंट रेज किया अदालतों का जी, हमारे यहाँ जब जिरगों की बात हो तो लाजमी अदालतों की भी बात होती है। जिरगे जिनको आम अल्फाज में फैसला कहा जाता है, ये फैसले जो पंचायतों में और जिरगों में होते हैं, ये साबित करता है कि हमारा अदालती सिस्टम कमज़ोर है। सही। अदालती सिस्टम कमज़ोर होने के बाद ये वडेरे, चौधरी, खान, सरदार, नवाब, इस तरह के जितने भी टाइटल्स हैं वो अपने इलाकों में सरेआम जिरगे करते हैं। मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में बताया था कि उसमें इंतजामिया के लोग शरीक होते हैं, SSP, डिप्टी कमिश्नर शरीक होते हैं। ठीक है, उसमें जो लोग भी शरीक होते हैं, जो लोग जिरगे में फैसला देते हैं, उनको सुनने वाले लोगों की ग्रूमिंग होनी चाहिए ना, जो उस फैसले को एक्सेप्ट करते हैं। वी नीड टू चेंज द पीपल माइंड, कि आप लोगों का दिमाग चेंज करें। जो लोग जिरगे में बैठ के उनके फैसले सुन के उनको कहते हैं कि यस ये जो हुआ है ये ठीक हुआ है। भाई अगर आपको किसी का फैसला मानना ही है तो अपनी अदालतों का मान लें, अपने मुल्क के लॉ का फैसला मान लें, आपकी तसल्ली हो जाएगी। मतलब इतना एग्रेशन, इतना रिवेंज, इतनी नफरत आप कहाँ से लाते हैं कि अपने दिल की तसल्ली के लिए कि किसी ने आपकी बात नहीं मानी तो आप उसको गैरत के नाम दे के कत्ल करवा देते। दिस इज़ रियली रियली सैड। लोगों को ग्रो अप करने की ज़रूरत है, दिमागों को खोलने की ज़रूरत है, और इसका बेहतरीन हल ये है कि आप अपना, हमारा जो दीन है ना उसको स्टडी करें, तो आप इन तमाम तर चीज़ों से खुद ही पीछे हो जाएंगे। आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में जो इंसानियत है वो क्या है। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर एक और टॉप स्टोरी पर डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक जनाब। अब कुछ बात कर लेते हैं कि हुकूमत का ब्लैक मार्केट के खिलाफ क्रैकडाउन, डॉलर की ऑनलाइन तिजारत जो है वो शुरू हो गई है। हुकूमत की जानिब से डॉलर की ब्लैक मार्केट के खिलाफ कार्रवाई ने पाकिस्तानी रुपये को मुस्तहकम किया। तहम ताजरों का कहना है कि गैर रस्मी तिजारत तेज़ी से स्मार्टफोन्स और घरों पर तरसील की जानिब जो है वो अब मुंतकिल हो रही है। जी महराज भाई,
ये ज़रा देखें, हुकूमत का ब्लैक मार्केट के ख़िलाफ़ जो है वो अब क्रैकडाउन शुरू हो गया। देखिए जी, क्रैकडाउन बिल्कुल शुरू हुआ है। हाँ। और ये क्रैकडाउन हम नोट कर रहे हैं तकरीबन अगर गुज़िश्ता 7-8 माह से जो है FIA बहुत ज़्यादा जो है वो हरकत में, हवाला हुंडी वाले जो मामलात थे उस पर बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ हुई हैं। और यकीन कीजिए कि बड़ी हैरानगी हुई कि इतने सारे लोग इस हवाला हुंडी के कारोबार में मुलविस हैं। मतलब ये इतना वाइट कॉलर क्राइम है कि इसका पता ही नहीं चलता है ना। आप सिर्फ टेलीफोन के ऊपर ही अपना बातचीत कर रहे हैं और बस ट्रांजैक्शंस हो रही हैं खामोशी से। अब घर पे बुला के कैश दे दिया किसी को और उनसे कैश ले लिया, डॉलर्स उनको दे दिए, पाउंड्स उनको दे दिए। तो अब बात यह है कि इस कराची शहर में, अगर हम खाली कराची की बात करें तो कराची में हवाला हुंडी के कारोबार से वाबस्ता लोगों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, ठीक है ना। अच्छा, जिसकी मज़ेदार बात यह है कि FIA के अफसरान को नॉलेज भी है, क्योंकि कोई आज का काम नहीं है, ठीक है ना। इस कराची शहर में ये काम जो है वो बरसों से इसी तरह जारी है। लेकिन अब यह है कि हुकूमत ने संजीदा फैसला किया। वजह ये थी, जाहिर सी बात है कि जब डॉलर वाले मामलात आए तो हमारी मीशत को धचका लग रहा था। हम महंगाई की सूरत में या दीगर मामलात की सूरत में सफ़र तो हम ही लोग कर रहे थे ना, हमारा मुल्क कर रहा था। तो उस पर फिर ये एक्शन शुरू हुआ FIA की जानिब से। और इसमें जो है यहाँ कराची में मुख्तलिफ इलाकों में खारदर हो गया, शहीद मिलत रोड हो गया, अभी बीच में कुछ दिन पहले भी कार्रवाइयाँ की गई हैं। और पूरे जो है गैंग्स जिसमें पकड़े जा रहे हैं जिनका कारोबार ही यही है, उनका कोई और कारोबार नहीं है, वो सिर्फ कारोबारी हवाला हुंडी का करते हैं। वहाँ उनके लोग बैठे हैं बाहर, अगर बाहर आपको पेमेंट चाहिए। अब एक नया सीन शुरू हो चुका है, यहाँ जो हवाला हुंडी वाले केसेस हैं उनको पकड़ा जा रहा है और ये जो गैर कानूनी वो एक्सचेंज वाले कारोबार करने वाले उनको पकड़ा जा रहा है। अब एक नया सिलसिला शुरू हुआ है कराची में, जो मैं आपको बताऊं कि यहाँ से लोग अगर अपनी प्रॉपर्टी फ़रोख्त कर रहे हैं तो वो ये कहते हैं जी हमें पेमेंट जो है वो फ़लाँ मुल्क में चाहिए। सही है। हाँ। आप यहाँ के, अब यहाँ आप जाहिर सी बात है प्रॉपर्टी फरोख्त कर रहे हैं, आप टैक्सेस देंगे, सामने आएंगे, ऑनलाइन चीज़ें होंगी, बैंक अकाउंट में पैसा गिरेगा, पता चलेगा आपके पास क्या है क्या नहीं है। तो अब उसके लिए एक नया सिलसिला ये शुरू हुआ है कि प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में ज़्यादातर लोग जो है वो असल रकम को छुपा के, यानी कि अगर 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है उसको जो है वो 2 करोड़ रुपए का शो कर रहे हैं, 2.5 करोड़ रुपए का शो कर रहे हैं। और उसके बाद की जो पेमेंट है 2.5 करोड़ की, उसको वो बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड ला रहे हैं, ठीक है ना, पेपर पे। और बाकी के वो जो 7.5 करोड़ रुपए हैं वो उसको डॉलर की सूरत में बोलते हैं जी अमेरिका में हमारे भाई हैं, उनको आपने पेमेंट करवानी है। हाँ। अब वो आपने कैसे करानी है ये आप बता दें। तो ये भी काम शुरू हो चुका है। तो बात ये कि सब FIA को ये ज़रूरत है कि एक तो इंसानी स्मगलिंग वाला मामला जो है वो भी बिल्कुल चल रहा है। हाँ। ठीक है ना। हाँ। उस पर, और ये गैर कानूनी जो मनी एक्सचेंज हैं और हाँ। हवाला हुंडी का बिजनेस करने वाले हैं, इनका कड़ा एहतसाब किया जाए। हाँ। और अभी भी इस शहर में और इस मुल्क में वो लोग मौजूद हैं जो इस मज़मूम कारोबार से मुंसलिक हैं। इसमें मैंने जो एक बात सुनी है कि बड़े बड़े लोगों के ज़रिए, बासर लोगों के ज़रिए या और लोगों के ज़रिए इवन डॉलर जो है एक मुल्क से दूसरे मुल्क मुंतकिल होता है। यानी फ़र्ज़ करें मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हाँ। मुझे एक्सेस हासिल है, एयरपोर्ट के अंदर भी एक्सेस हासिल है, मुझे एक VIP पास भी मेरे पास मौजूद है, इसलिए मुझे इमिग्रेशन वाले इस तरह चेक नहीं करते। सही। तो मैं आसानी से चला गया। सही। अच्छा, यहाँ किसी ने मुझे, किसी बड़े आदमी ने कहा कि जी मेरे इतने करोड़ डॉलर हैं, आप सिर्फ इसको यहाँ से UAE तक मुंतकिल करके दे दें मुझे। हाँ। ये भी होता है। इस तरह के भी बाकायदा लोग हैं जो ये कारोबार करते हैं। और इसमें ज़ाहिर है कि FIA की नज़र तो होगी, लेकिन ऐसे VIPs जिनको एयरपोर्ट्स के अंदर एक्सेस हासिल है वो भी इस काम में मुलविस हैं। दूसरा, इन्होंने जैसे हवाला हुंडी का तो पहले हम समझ रहे थे कि शायद कोई छोटे मोटे लोग काम कर रहे हैं। हाँ। अब तो बड़े बड़े मिनी एक्सचेंजर ये काम कर रहे होते हैं। अच्छा, ये भी इन्होंने ठीक कहा कि ऐसे भी हैं कि मैंने आपको यहाँ 2 करोड़ रुपए दे दिए जी, आपका बंदा बैठा हुआ है दुबई में, वो आपका वहाँ वो मेरा बंदा जाएगा, उस 2 करोड़ रुपए के इतने रियाल बन रहे हैं या दरहम बन रहे हैं या डॉलर बन रहे हैं, जो भी बन रहे हैं, वहाँ से जाके वो वसूल करेगा। ये सारा गैर कानूनी काम वैसे तो बरसों से हो रहा था, लेकिन अब उसके काफ़ी इस तरह सूरत हाल मंजर आम पे आ रही है। लोग पकड़े जाते हैं, उनसे इंकशाफात होते हैं। अभी हाल ही में FIA ने बहुत सारे गैंग पकड़े हैं, फिर उनसे ये जो बातें मैं बता रहा हूँ उन्हीं से ही ये इंकशाफात हुए हैं कि ये किस तरह डीलिंग होती है पूरी।
तो अब इस तरह की डीलिंग हो रही है, जिसका ज़ाहिर है कि अल्टीमेटली मईशत को नुकसान होता है। डॉलर की ब्लैक मार्केटिंग से हमारी मईशत को नुकसान होता है। अच्छा, आदिल और भाई ने डॉलर अच्छी महंगा बात जाता बताई। आपको याद होगा, अभी थोड़े कुछ अर्से पहले की बात हाँ, है, हाँ। एक बड़ी मॉडल थी अयान अली, जी जी जी। ठीक है ना, उनका केस कितना सामने आया था। असल में एक चीज़ जो समझने वाली है ना, वो ये है कि हमारे यहाँ ना हाँ बर्बादी का जो जड़ है ना, वो कहीं ना कहीं जाके वीआईपी कल्चर से मिलती है। बिल्कुल हाँ, सही। उसकी आड़ में जो है ना, वो सारे काम होते हैं। और वीआईपी, जैसा उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट पे अगर कोई जर्नलिस्ट ही है या हाँ, कोई हाँ, और है, कोई हाँ। एमपी है, कोई एमएनए है, सही। अब उसको कौन चेक करेगा, आप मुझे बताएं। सही, उनकी तो भाई बिल्कुल। जाहिर सी बात है बेइज्जती महसूस होगी हाँ। अगर वो कुछ चेक करेगा। हाँ। तो बहुत सारे मामलात हमारे वीआईपी कल्चर से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए जी, आजिज़ भाई और महराज भाई हमारे शो पर आए, आपका बहुत शुक्रिया। शो में यह वक्त है हेडलाइंस ब्रेक का। हेडलाइंस ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो करेंगे ढेर सारी बातें। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और कुछ बात कर लेते हैं आपकी उन प्रॉब्लम्स का जो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो हमारे होम रेमेडीज़ से भी ठीक हो सकती हैं। किसी के सर में दर्द है, किसी को कोई और प्रॉब्लम है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका हल जो है वो हम ढूंढ रहे होते हैं, वो नहीं मिल रहा होता। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो तबीबा मुन्नज़ा शेख मौजूद हैं और डॉक्टर सुकैना मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जनाब, अच्छा ये बताइए मुन्नज़ा कि हमारे इतने सारे मसाइल होते हैं, उनमें से एक मसाइल अभी हम ना ब्रेक के लिंक में डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने कहा शुरुआत यहाँ से कर लेते हैं कि अभी मुझे माइग्रेन फील हो रहा था, तो मैंने बात की, तो मुझे जो है वो डॉक्टर सुकैना ने बड़े ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वो चीज़ें और रेमेडी भी बताई हैं। तो मैं चले मुन्नज़ा पहले डॉक्टर सुकैना से जो है ना वो यही पूछ लेते हैं, माइग्रेन का जो है ना वो क्या हल है, ये ज़रा बताएं। देखिए, आपको मैं एक दूसरी अभी मैं हाँ। आपको पूरी पब्लिक के लिए मैं जी, बता जी, देती हूँ। जी, हाँ। देखिए, 5 काले मिर्च और चुटकी बड़ी, यानी पाउडर फॉर्म में नमक न हो, काला नमक लेकिन टुकड़े फॉर्म में हो, तो वो दांतों में दबाएं, कच्चर कच्चर थोड़ा सा खाएं, ऊपर से पानी ले लें। जी, ठीक है, सही। तो ये गैस्ट्रिक फॉर्म में, ये माइग्रेन की मेजर रीज़न पेट से होती है। सही। गैस जैसे ऊपर चढ़ता है आपका माइग्रेन एक्टिव हो जाता एक्टिव हो जाता है, अच्छा, सही। अब है ना आईब्रोज हैं जी। आपके पास घर में, कपड़े सुखाने की चिप्पी होते हैं, क्लिप्स जो होती हैं, जो क्लिप्स होती है, ऐसे 3 4 5 क्लिप्स आप ले लेंगी और आप अपने ऐसे, और न्यू वाली ना लीजिएगा क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग होगी, थोड़ी हल्की सी यूज़ करी हुई हो। ऐसे 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 आप क्लिप्स लगा देंगी। हाँ। ठीक है, ऐसे 4 5 2 4 क्लिप्स कान पे भी लगा देंगी क्योंकि हाँ। इट्स रिलेटेड टू ENT, सही। ईयर नोज एंड थ्रोट। सही। अच्छा, आधी मिनट या 1 मिनट आप लगाएंगी तो आपको ऐसे थोड़ी देर में ऐसे जोश सा महसूस होगा। जो जोश सा महसूस होगा ना, तो समझो स्प्रिंग्स जो वहाँ पे आपके जो नसें हैं जो ब्लॉक हो रही, वो ऐसे ऐसे एयर लॉक से खुलती जाएगी। सही। और उसके बाद आपने ये एक गुआवा स्टोन आता है, वो use कर ऑनलाइन सकते आपको हैं, बहुत हाँ, सारा सही। मिल जाता है। तो ऑनलाइन गुआवा स्टोन 300-400 रुपए का मिलता है और गुआवा स्टोन की खुद की तासीर होती है वो। हाँ। तो आप इधर लगाएं और सर में जो ऑयल लगा के, और उसको भी सर में भी उसको लगाएं। और सही। टैपिंग मसाज मारने वाला, ठक 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 हाँ, ठक ठक हाँ। करके। और फिर ऐसे मैं आपको बता दूं, आप ये जैसे ये मेरे बाल है, जी, जी। मेरे तो छोटे से पौने में आ जाते जी, जी। हैं, आपके बड़े, आपको खींचने में मजा आएगा। हाँ। तो ऐसे ना, ऐसे जैसे ना ये आंखों को देखो, ये मेरी खींच रही जी, है, जी, इफ यू जी। कैन सी जी, दैट। जी। ठीक है, ऐसे जोर जोर से आपने टैपिंग मसाज करनी करना है और है, बालों को ऐसे खींच खींचना है, के, तो हाँ। एयर लॉक जो अंदर होता है वो खुल जाएगा। सही। ठीक है। चलें जी, ये तो हो गया माइग्रेन का हल जो कि हमने आपको बताया। और मैंने सोचा कि इंस्टेंट जो है, क्योंकि मुझे फील हो रहा है माइग्रेन, तो जो है वो इंस्टेंटली जो है आप लोगों को भी इसका हल और पता थोड़ा चल जाए, क्योंकि सूरज बहुत लें। सारे ऐसे हमारे और होते हैं ना थोड़ा लोग। सूरज ले। सूरज, हाँ, मतलब थोड़ा सा आप जाएं सनलाइट में, तो उससे भी जो है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। अब कुछ बात कर लेते हैं कि हमारे घरों में जिस तरह के मसाइल होते हैं, ढेर सारे मसाइल होते हैं जो कि हमारे घरों में मौजूद बहुत सारी चीज़ों की वजह से भी ठीक हो सकते हैं, और शायद उसमें हमारी रूटीन भी शामिल होती है, या कुछ चीज़ों में किस्मत का हाथ भी होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप दुआ के साथ दवा भी कर रहे होते हैं, तो फिर आपकी जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो चेंज हो जाती हैं। अच्छा जी, ये जो बांझपन है, तो आप क्या समझती हैं मुन्नज़ा, इसके लिए इसका क्या हल है? लोग किस तरीके से जो है इस मसले से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, उन्हें भी ज़िंदगी में खुशियाँ हासिल हो सकती हैं? पहले तो डायग्नोज करें कि ये हो कैसे रहा है सही। और इसका रीज़न क्या है। रीज़न क्या है? इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। इसमें आपके लेडीज़ के डिफरेंट हैं, जेंट्स के डिफरेंट हैं। हाँ। दोनों के टेस्ट होना ज़रूरी हैं। हाँ। और इंटरनल कोई प्रॉब्लम है तब उसको पहले क्योर किया जाता है, फिर बाद में
प्रॉपरली आप उनको मेडिसिन दे के इन्वायरमेंट इस तरह का क्रिएट करते हैं कि वो कंसीव करने के लिए ईजी हो। सही। जेंट्स में जो इश्यूज़ है उसमें वेरिकोसल है, उनके स्पर्म ना बनना है, उनका जो लाइफ स्टाइल है उसमें स्मोकिंग ज़्यादा है, ड्रग यूज़ ज़्यादा है, अल्कोहल ज़्यादा यूज़ करते हैं, यंग बच्चे गलत काम करने की वजह से ज़्यादा अपने आप को बीमार और कमज़ोर कर देते हैं। ख़वातीन का ये है कि PCOS है, एंडोमेट्रियोसिस है, फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज हो सकती है, या उनके फेब्राइड्स वगैरह होते हैं, वो सब चेक करना है। अगर कोई इन्वायरमेंट में या इंटरनल यूट्रस में कोई इशू नहीं है, फिर यूट्रस की पोजीशन भी चेक की जाती है, तो फिर इसका इलाज हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका इलाज नहीं हो सकता और बच्चे नहीं हो सकते। यू हैव टू गो टू सी अ कंसल्टेंट फर्स्ट, सी के वो आपको क्या टेस्ट रेकमेंड कर रहा है, आप पहले वो टेस्ट कराएं, फिर उसकी रिपोर्ट्स डिस्कस करें, फिर मियाँ बीवी दोनों मिलके इसको इस तरह से अपनी लाइफस्टाइल में डालें कि जैसे डॉक्टर ने कहा है कि मिलाप कब करना है उस वक्त करें, दवाइयाँ कौन सी यूज़ करनी है टाइमली यूज़ करें, और परहेज़ किन चीज़ों से करना है वो करें। तो ये पॉसिबल है कि आप अच्छी लाइफ भी गुजार सकते हैं और आपके घर में खुशियाँ भी आ सकती हैं। सही। डॉक्टर सुकैन, जैसे उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो जो हमारे हैं जी, आजकल ये जो ब्लू पिक्चर्स आने लगी है और मोबाइल पे जो गंदगी आ रही, उससे पहले अवॉइड करें, ठीक है। तो मेजर रीज़न, देयर इज सो मेनी पीपल आई एम डीलिंग राइट नाउ, अनफॉर्चुनेटली जो मेरे पास रीजंस आए हैं तो वो ये सब मोबाइल की गंदगी, इवन गर्ल्स को भी और बॉयज़ को भी। कोई हार्डली कोई औरत बांझ होती थी, अभी तो हर चौथी औरत बांझ है, बल्कि सेकंड औरत बांझ है। पॉलीसिस्टिक ओवरी, ओवरियन कैंसर, ओवरियन सिस्ट, ऑल वाई? बिकॉज ऑफ दिस वल्गैरिटी। अच्छा, वो नहीं है तो हार्मोनल प्रॉब्लम है। ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ नेगेटिव है, लेकिन हार्मोनल तो हर कोई चीज़ ठीक हो सकती है। होम्योपैथिक और हर्बल पे कंफर्म इलाज है इन चीज़ों का। बाकी औलाद की ज़ात तो अल्लाह है, लेकिन मेडिकल ग्राउंड पे विथ रिपोर्ट्स एवरीबडी कैन डील इट। अब जैसे जेंट्स को प्रॉब्लम है कि उनके स्पर्म नहीं बन रहे, उनके टेस्टोस्टेरोन वीक हो गए, तो जो डॉक्टर्स करते हैं वो तो करेंगे, ज़ाहिर है वो तो डॉक्टर का काम है। बट आप खुद क्या करें, क्योंकि मेरा काम है आपको होम रेमेडीज़ देने का। जी जी। तो प्रोटीन डाइट्स पे मेल को जाना पड़ता है, फीमेल का मैं अलग बताती हूँ, मेल को प्रोटीन डाइट्स पे जाना होता है। प्रोटीन डाइट में बड़े का गोश्त, बकरे का गोश्त, चिकन को अवॉइड करेंगे क्योंकि वो हार्मोनल चिकन्स आ रही हैं। खानी है तो देसी चिकन खाएंगे, ठीक है। एक दूसरा, वर्कआउट मर्दों ने छोड़ दिया। और एक छोटा सा रेमेडी एक इसके साथ चलते चलते भी बता दो, मेल और फीमेल दोनों के लिए, कि जैसे एक देगची स्टील की ले लें, क्योंकि तांबे का ज़माना अब नहीं चल रहा है। जी जी। ठीक है, स्टील की आपने देगची ले ली और आप लोग भी पी सकते हैं, वो सबके लिए है। उसमें आधी चम्मच सौंफ की डालें, आधी चम्मच अजवाइन डालें। सब किचन रेमेडी है, हमें ढूंढने नहीं जाना। बिल्कुल। हाँ, और आधी चम्मच जो सफ़ेद घर में अवेलेबल है। हाँ, सफ़ेद ज़रा, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का डाल दें और पुदीना। ये सबको धीमी आंच पे ढक्कन मार के आप उसको उबालें। हाफ हो जाए तो छान के इसमें लेमन का टच करके, फीमेल पिए लेमन का टच, बॉयज़ लेमन ना पिए। पॉलीसिस्टिक पे ये अच्छा खासा काम करता है। और जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, सही, और ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज के बारे में जो है कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो बात हो रही है बांझपन के हवाले से, पॉलीसिस्टिक के हवाले से मैम आप बात करें। पॉलीसिस्टिक की जो मेजर रीज़न है, एक तो हमें जब रिकोरिया होता है तो हमें उधर ही एक स्टेप ले लेना चाहिए, क्योंकि वो इन्फेक्शन की वजह से रिकोरिया मोस्टली होता है। तो पानी ज़्यादा पीने से ये भी सही हो जाता है। हाइजीनिक जो है वो तरीका रखें अपने बॉडी को, तो वो भी सही हो जाता है। बट पॉलीसिस्टिक की जो मेजर रीज़न है वो चिकन है। जो भी फार्मी चिकन है वो हार्मोन्स से बढ़ा दी जाती है। सही। आप अमेरिका जाएं, मेरा बहुत आपको पता है, मेरा वहाँ आना जाना है। तो अमेरिका जब आप जाते हैं उधर 95% गर्ल्स को पॉलीसिस्टिक है, और हम डील करते हैं। और वहाँ पे भी वहाँ पे रेडियो प्रोग्राम्स भी मैं अक्सर देती रहती हूँ। तो उधर हमारे एशियन चैनल है डलास में,
जी, तो एशियन चैनल पे हम लोग बिल्कुल अपने जैसे आपके प्रोग्राम में बैठ के बात करते उसी तरीके से सही, होता है, सही। बट वो रेडियो चैनल है। जी, जी। ठीक है, क्योंकि टीवी पे मैं अभी उधर जाना पसंद नहीं करती, क्योंकि मेरे इधर उधर होती हूँ तो मुझ पर रिस्ट्रिक्शंस बहुत हो जाती है। सही। और मैं अभी पहुंच भी नहीं सक रही हूँ, मैं डबल जवान हो रही हूँ अभी। अरे वाह, तो वाह, वाह। आई कैन नॉट से कैन दिस मच, बट आई एम हाँ। इन डबल जवानी। अरे वाह तो जी। पहले जैसा काम अब नहीं हो सकता, तो एक कंट्री को चला रहे हैं तो वही बेहतर है। और मैं आपको थोड़ी सी गुड न्यूज़ दे दूं जी, जी। कि मैं पाकिस्तान में 3 चीज़ें मुफ्त इलाज करती हूँ। अच्छा। एक तो अपाज बच्चों का जो अंडर 16 है, मेंटली और फिजिकली, सही। और जिधर ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, वो उठ नहीं सकते, तो 1.5 से 2 साल मुझे उनको फ्री दवाएं देते हुए चलता है और वो बच्चा अपने पाँव पे चलने लगता है। माशाअल्लाह, और जो माशाअल्लाह। मेंटली स्लो लर्नर्स है, वीक है, तो वो 3 से 6 महीने या 8 महीने में सही हो जाते हैं। वो फ्री इलाज है। सही। एंड अगेन इधर जो शुगर का इलाज, हर चौथे बंदे को शुगर है। हर कोई शुगर की दवाई खाता है, लेकिन लवलबा यानी पैनक्रियाटिक फंक्शन को कोई नहीं एक्टिव करता है। हम कुछ हर्ब्स ऐसे देते हो जो मेरे पीडीएफ पे बुक्स हैं, उस पे भी ये पूरे फॉर्मूले मैंने दे दिए हैं, क्योंकि अब मैं बोनस में जी रही हूँ, तो मैं कुछ गिफ्ट्स दे के नहीं, अल्लाह जाऊंगी। ताला आपको नहीं सेहत दे, बेटा, लंबी आए जिंदगी हैं दे। तो जाना तो है, लेकिन जी, जी। अच्छी चीज़ करके जाओ। हाँ। तो थोड़ा सा मन को चैन आ जाता है कि यू आर रिलैक्स के व्हाट यू हैड गिवन अ लिटिल बिट, राइट। और तीसरा, मैं गुटखे, सिगरेट, सुपारियाँ मुफ्त में छुड़ा देती हूँ, क्योंकि 80% पब्लिक जो है ना, ये बहुत गंदा गंदा खाती है। सही। वो कैसे छुड़ा देती हैं आप? ये जरा देखिए, बताएं। सबसे पहले तो जो भी सिगरेट गुटखा खाता है, या तो 4 उंगली आप ये मुंह में डालें। जैसे मुझे ज़रा कैमरा अगर फोकस करता हो तो जी, जी, जी। देखिए, और आई एम 65, मेरा लिवर जिंदा है, माशाअल्लाह। ठीक है। जी, जी। ये एक इंडिकेशन है कि इफ़ इट्स नॉट गोइंग 3 मे बी 2, तो कैंसर की तैयारी करें। माउथ कैंसर सबसे पहले अटैक करेगा और उसका इलाज किसी के पास भी नहीं है, ठीक है। लास्ट आपका प्रोग्राम मैंने कैंसर का दिया था, Yes, आपने हाँ, कॉलिन का जो हाँ, कैंसर हाँ, का बताया था, हाँ। उसके बाद मुझे बहुत फ़ोन आए थे, और आपके चैनल को काफ़ी लोग देख भी रहे हैं। जी, जी। तो काफ़ी लोगों को तो 90% जो है ना, वो लास्ट स्टेज पे थे या हाजमा उनका ख़राब, तो मैं गिफ्ट भिजवा देती हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी बेचारा तकलीफ़ में है। राइट। तो उनको पेट वेट की दवाएं 1-2 को भेजी, ताकि ज़रा सा जी, जिंदा जितनी ज़िंदगी अच्छे से गुजरे। लेकिन ये प्लीज़ छोड़ दें गुटखे, सिगरेट। और ये 1 मंथ का कोर्स होता है, 21 डेज़ टू 30 डेज़ के अंदर एक होम्योपैथिक कंपोज आती है जर्मनी की। तो इसमें मेरा बेटा होम्योपैथिक 9 कंपोज में लाता है, वो मुझे नहीं बताता है, क्योंकि होम्योपैथिक उसका डिपार्टमेंट है, हर्बल का मेरा है। तो हम दोनों मिला के कंपोज करते हैं। तो वो जर्मनी से मेडिसिन आती है, उसमें फिर वो और मज़ीद होम्योपैथिक कंपोज डालता है। वो च्यू करने से आपके टेस्ट बर्ड जो मुंह के होते हैं वो बंद हो जाते हैं। सही। तो फर्स्ट वीक में आप जैसे ना, आपकी क्रेविंग ख़त्म हो जाती है। सेकेंड वीक में आपको वो जो भी खा रहे हो गंदा या स्मोकिंग कर रहे हो, हाँ। तो उसकी स्मेल ही आप लगेगी। थर्ड वीक में आपको ऐसा होगा कि अभी उल्टी आ रही, कि उल्टी किसको अच्छी लगती है, तो हाँ। वो छोड़ देता है। हाँ। और फिर ऊपर से हम मुस्लिम होते हैं, तो एक वजीफ़ा भी साथ में दे देते हैं कि आपने पहले ही प्रोग्राम शुरू किया, दुआ के साथ दवा। जी। तो दवा तो हम फ्री दे रहे हैं जी, सबको, जी। तो दुआ खुद मांगनी होगी। हाँ। तो 4 कुल पढ़ी तो सारे शैतानी रास्ते बंद हो जी, गए। जी। सूरह फातिहा पढ़ी तो पूरा सिराते मुस्तकीम आ गया, जो कि सही। अल्लाह है, हाँ, और हाँ। उन्हीं के बताया, सही। और आगे पीछे दरूद शरीफ, तो ये कंफर्म हो जाता है। देखिए ना, सही। सोने जी, पे जी, सुहागा, बिल्कुल, ये हाँ, सोना बिल्कुल। है, सुहागा हम पास सही। करने की बहुत कोशिश बहुत करें। अच्छी जो है वो आपने रेमेडी बताई। अच्छा, अब कुछ बात करें तो जिस तरह सा हमारा टॉपिक है कि जी जो बांझपन है, अब आपने कहा कि ख़वातीन का भी टेस्ट होना चाहिए, जो औरतें होती हैं, और मर्दों का भी होना चाहिए। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि ख़वातीन इलाज करा रही होती हैं, मर्द हजरात नहीं जा रहे होते। ऐसी सूरत हाल में क्या आप लोग करते हैं, किस तरह से डील आउट करते हैं उस कपल को? मतलब उसका तो हस्बैंड मान ही नहीं रहा कि वो जो है ना कोई प्रॉब्लम है। औलाद वैसे भी अल्लाह ने देनी बिल्कुल, है, हाँ। और जब देनी है तभी आनी है। अगर औरत की या ख़वातीन की रिपोर्ट्स क्लियर हैं, तो फिर हम जेंट्स की रिपोर्ट्स मंगवाते हैं। उसका सीमेन एनालिसिस होता है, जी, जी, उसमें जी। पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम। क्या- अगर नहीं है तो मियाँ बीवी को खुश होना चाहिए, किसी भी वक्त अल्लाह उन पे करम कर सकता है, औलाद दे सकता है। उनके लिए सिर्फ ये होता है कि आप दुआ करें, हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ पहले भूल जी, ना जी। जाऊं, उससे पहले बताऊं, जो कद्दू या लौकी जिसको आप बोलते हैं, वो तिब्बे नबी की बेहतरीन चीज़ है। अगर सही। उसके जूसेस रोज़ 1 पाव ले ले, तो मियाँ बीवी दोनों में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये काम करता है। हाँ।
बाकी थोड़े से मेथड जो प्राइवेट है, जो हम अभी मैं नहीं बता सकती हूँ कि ये चैनल है, तो हम बता देते हो। मैं तो फ़ोन पे ही बता देती हूँ कि तुम्हारे को मैं रिपोर्ट्स मंगा लेती हूँ, देख लेती हूँ कि ओके वेदर दे हैव टू कम और नॉट। बट मोस्टली जो मेरे पास केसेस है कद्दू से ही सही हो जाते हैं। या जिसको हम लौकी बोलते हैं, बहुत ही इजी रेमेडी है। सही। अच्छा, जिस तरीके से अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं और इतना ये टॉपिक इस तरह का है कि जितने सवाल आ जाए ना उतने कम होते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि वीवर्स के सारे सवाल ही जो है अभी बहुत हो गया हाँ, है ना ये बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। तो अच्छा, इसका कंक्लूजन क्या है मुनज़्ज़ा, इसका कंक्लूजन दे दीजिए। कंक्लूजन ये है कि कोई भी नाउम्मीद ना हो, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि ये हम जब शादी करते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, तो वी वांट कि हमारी फैमिली में बच्चे हो। कभी भी घबराना नहीं चाहिए किसी भी कंडीशन से। ये मेडिकल या क्लिनिकल कंडीशन किसी के साथ भी हो सकती है। हाँ, फैमिलीज़ में ये होना चाहिए कि किसी को फोर्स ना करें कि आपके बच्चे कितने हैं, शादी हो गई तो बच्चे कितने, बच्चा एक हो गया तो दूसरा कब आ रहा है, दूसरा आ गया अब तीसरा नहीं करोगे, दे रहे होते हैं हाँ लोगों को। हाँ, वो हमारे कल्चर में ये जो चीज़ है, दिस इज़ वेरी नेगेटिव, इसको ख़त्म होना चाहिए। कंक्लूजन में मैं यही कहूँगी कि मियाँ बीवी का पर्सनल मैटर है, आपस में डिस्कस करें। कोई इशू है, कुछ है, तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। आपको कोई शर्म नहीं आनी चाहिए ये मैटर डिस्कस करने में। वंस आपकी डिज़ीज़ डायग्नोस हो गई या कोई प्रॉब्लम है डायग्नोस हो गया तो इलाज हो सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अच्छी ग़िज़ा रखें, अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी और मूवमेंट में रखें, अच्छे तरीके से लाइफ गुजारें, खुश रहें। आपको अल्लाह ने जब बच्चे देने होंगे अल्लाह इंशाल्लाह देता है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुकैना और मुनज़्ज़ा जो है हमारे शो पर आई। चलिए जी, शो में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और अहम टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जनाब, वक्त की बचत कैसे की जाए, वक्त के साथ किस तरह से फ़ायदा उठाया जा सकता है, वक्त के साथ कैसे चला जा सकता है, इसके ऊपर करेंगे बात। और वक्त की क्या अहमियत होती है एक्चुअली, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो ऐमन हारून है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये वक्त को कैसे थामें और वक्त को जो है वो कैसे साथ लेके चलें और इसकी अहमियत से या इसके साथ कैसे फ़ायदा उठाएं? वक्त की अहमियत जो है, व्हेन आई यूज्ड टू वर्क विद एन ऑर्गेनाइजेशन, मेरा ताल्लुक डेवलपमेंट सेक्टर के साथ है और मैंने जिन लोगों के साथ, जिन मेंटोर्स के साथ काम किया, वो हमेशा मुझसे सवाल पूछते थे, तुम्हें तुम्हारी तारीख़ पैदाइश तो पता है? हाँ। डू यू नो योर डेथ डेट? एंड ऑफ कोर्स यू डोंट। नोबडी नोज दैट, राइट? तो वो कभी भी आ सकती है। और अगर इंसान ये समझ ले कि वी हैव एन एक्सपिरेशन डेट विच इज़ अननोन, हमें पता ही नहीं है, तो आप अपने वक्त को और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अच्छा, बीइंग सर्टिफाइड NLP प्रैक्टिशनर एज वेल, जो मैंने 2018 में किया, उसके बाद से मुझे खुद वक्त की कदर ज़रा ज़्यादा समझ आई। उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी रोल होता है आपके स्मार्ट गोल्स का, कि आप अपने गोल्स किस तरह से सेट करें। एंड इट्स सिंपल, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंडेड। बिल्कुल। हम अमूमन अपनी ज़िंदगी में मैं ये कर लूँगा, कब करूँगा, तो जितने आप ब्रॉडर गोल्स रखते हैं वो आपके लिए उतना मुश्किल हो जाता है अचीव करना। जैसे जैसे आप उसको वक्त की एक तयन कर लें कि 3 महीने में मेरा ये गोल होगा या 6 महीने में ये गोल होगा या साल में होगा, उससे फिर आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि हाँ, ऑल राइट, नाउ आई कैन मैनेज टाइम। अब येस्टरडे आई वाज टॉकिंग टू अ कॉलीग ऑफ माइन, मेरी टीम में मेरा एक बड़ा प्यारा सा बच्चा है, बिकॉज आई हेड अ डिपार्टमेंट इन माई ऑर्गेनाइजेशन। तो कल उसने मुझे एक बड़ी अच्छी बात बताई। उसके वालिद साहब इज़ अ वेरी सीजन्ड एकेडमिक। व्हाई आई एम शेयरिंग दिस हियर इज बिकॉज हो सकता है लोगों को इससे किसी के लिए किसी को फायदा हो सकता है। उसके अब्बा एक बड़ी सीजन्ड एकेडमिक हैं एंड ही इज़ वर्क विद हायर एजुकेशन कमीशन, एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हैं। तो कल वो मुझसे कहने लगा, मेरे अब्बा को मैंने हमेशा देखा एमन के वो 6 बजे मैक्सिमम 7 बजे घर आ जाया करते थे, हमें होमवर्क करवाते थे। हिज मदर इज़ ऑल्सो वर्किंग प्रोफेशनल। अभी जब मैं ऑफिस से यहाँ आ रही थी, सो आई टुक हिज परमिशन दैट आई एम गोइंग टू कोट यू एंड ही सेड श्योर एंड आई होप ही विल बी वाचिंग मी राइट नाउ। तो उसके अब्बा कहते थे कि भाई बहुत आसान सी चीज़ है, एट 6 or 7 इफ़ यू आर नॉट एबल टू क्लोज शॉप, व्हाई इज़ दैट सो? 3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम वेस्टर्स एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई कि मेरी ज़िंदगी में कौन है जो मेरा वक्त ज़ाया कर रहा है, या तो आपको मैनेज ही नहीं करना आता क्योंकि आप प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे ना कि मेरा ये काम ज़्यादा, तभी टू डू लिस्ट बनाते हैं। तीसरी चीज़ है, आई यूज्ड टू मेक इट एवरी डे टू डू लिस्ट, आई मेक माय लिस्ट। तीसरी चीज़ है, यू आर इनकॉम्पिटेंट। एंड दैट इज़ अ ह्यूज ब्लो ऑन योर फेस। मैं कैसे इनकॉम्पिटेंट हो सकता हूँ? लोग अमूमन नहीं मानते, मगर ये है। क्योंकि अगर हम हमारी कोई प्रायोरिटाइजेशन लिस्ट नहीं बना रहे, आपको ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि मेरे लिए कौन सा काम
ज़्यादा ज़रूरी है ज़रूरी और है। मुझे कब करना है, और आप अपने आप को एक डेडलाइन दे दें। अच्छा, Deadline। आई एम अ वेरी डेडलाइन ओरिएंटेड पर्सन, सही। मुझे बहुत मज़ा आता है अपना काम करने में। देखिए, ये जो आप बात करिए ना कि एक टू डू लिस्ट बना लेनी चाहिए, टाइम के साथ चलना चाहिए, इसके लिए आप जिस तरह से आपने अपनी टीममेट को कोट किया, आप खुद अपने आप को कोट कर रही हैं। मसला सारा ये है कि टाइम मैनेजमेंट के लिए, टाइम की अहमियत को समझने के लिए किसी काम की और अपनी ज़िंदगी की अहमियत को समझना बड़ा ज़रूरी है। Absolutely। अब जो लोग अब मैं और आप कितनी भी बात कर लेना कि टाइम मैनेज करें, टाइम मैनेज करें, टाइम मैनेज करें, लोग कहेंगे ये क्या बातें कर रहे हैं ये लोग, टाइम क्या मतलब, हमें तो अब जो घर में बैठा होगा हमें तो खाना बनाना है, उसके बाद फिर हम तो सो जाएंगे, फिर उसके बाद हमारा तो टाइम मैनेज हो जाता है। लोगों को एक्चुअली ये समझ में नहीं आता कि जब आप टाइम मैनेज करते हैं तो किस वजह से करते हैं और उससे आपको फ़ायदा क्या होता है। 12 घंटे आपके पास भी हैं और 12 घंटे जो होते हैं ना, ये 24 घंटे, अगर हम इससे वी कैन से दैट कि 24 घंटे जो हैं, जिसमें से 12 घंटे तो आप वो रात का टाइम होता है, आप सोने में या डिनर में या दूसरी चीज़ों में आप होते हैं कि भाई आप 12 घंटे आपके पास, दिन के 12 घंटे, सुबह 6 बजे से लेके रात 10 बजे तक जो आपके एंड टाइमिंग्स होते हैं, उसके बाद फिर आप डिनर कर रहे होते हैं, कहीं मिलने चले गए, सारा कुछ। भाई यही 24 घंटे जो है वो एलॉन मस्क के पास भी हैं, यही 24 घंटे आपके पास भी हैं, यही 24 घंटे बिलियनियर के पास भी हैं, और यही 24 घंटे जो है कुछ शख्स के पास भी है जिसके पास खाने को कुछ भी नहीं And they make the है, most लेकिन out of दे it। आर मेकिंग देयर टाइम वेल, वो अपने टाइम की कदर कर रहे हैं। और मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं कि यार हमें तो वक्त ही नहीं मिलता। ओ भाई, अपने लिए ही नहीं मिलता। आई मेक श्योर कि मैं अपने दफ्तर के बाद, एक तो वर्क लाइफ बैलेंस बनाना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। आप सिंगल हो, आप शादीशुदा हो, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि आप अपने आप को वक्त जरूर दें। एक्सरसाइज करें, गो फॉर अ वॉक, स्पेंड टाइम विद योर मदर, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली इफ यू आर मैरिड, स्पेंड टाइम विद योर पेट्स। और सबसे बड़ी बात ये कि टाइम मैनेजमेंट के लिए ना ऐसे दोस्तों का इंतखाब करें जो कि आपके साथ आपकी इस चीज़ को अप्रिशिएट करें। वही जो मैं कह रही थी, टाइम वेस्टर्स एंड सोशल मीडिया इज आवर बिगेस्ट टाइम वेस्ट। ठीक है, सोशल मीडिया एक आपका टाइम वेस्ट करता है, एक आपका वो दोस्त या वो सराउंडिंग्स आपकी टाइम वेस्ट करती हैं जो कि आपके पैशन का मजाक उड़ाएं या आपको कहें यार ये क्या तुम हर वक्त ये कहती रहती हो कि अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे ये करना है। देखिए, ये नहीं पता कि उन्होंने आगे जाके क्या करना है, लेकिन आपका तो गोल है ना, आपकी तो अचीवमेंट्स हैं, आपने तो आगे जाना है। और किसी भी चीज़ का, यानी अगर आप ये सोचते हैं ना कि कामयाबी का कोई भी शॉर्टकट है, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है सिवाय इसके कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें और अपना टाइम मैनेज करें, अपना काम वक्त पे करें। क्योंकि जो लोग ये अपने गोल्स बनाएं, क्योंकि जो लोग ये समझते हैं ना कि हम किसी भी तरीके से आज टाइम ज़ाया करें तो कल कुछ हो जाएगा, यही टाइम फिर ना उनके आगे आके खड़ा हो जाता है कि जी ठीक है, आपने उस टाइम पर ये काम तो नहीं किया, और वो तो आप इस टाइम पर यू डोंट डिजर्व इट। जुमला होता है, काश मैं ये कर लेता, काश ये मैं कर लेता। टाइम जब निकल गया उसके बाद अगर आपने काश का, तो फिर क्या काश का। ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि अगर आपने टाइम से जो है वो इंग्लिश नहीं सीखी, आजकल है ना कि जी हमने तो बचपन में कोई ऐसी इंग्लिश नहीं सीखी, अब जो है वो इतना क्रेज है इंग्लिश बोलने का, तो अब जो लोग कहते हैं ना कि काश हम इंग्लिश सीख लेते, क्या होता है हमारे यहाँ की छोटी छोटी चीज़ें हमें थोड़ा थोड़ा सा काम करना आ जाता है तो हम कहते हैं हम एक्सपर्ट हो गए। लेकिन जब हम प्रोफेशनल ग्राउंड में जाते हैं ना तो फिर हमें पता चलता है कि ये तो हम तो बहुत पीछे हैं कहीं। फिर आपको वो टाइम याद आता है, ओहो काश मैंने ये एक्सरसाइज कर ली होती, काश मैंने टाइम से इंग्लिश सीख ली होती, काश मैंने टाइम से जो है फ्रेंच सीख ली होती। अच्छा, मेरा जो काश ना वो अमूमन मेरी डाइट पे निकलता है। काश मेरी अम्मा कहती थी बचपन में दही खा लो, दूध पी लो, बिल्कुल कैल्शियम इनटेक सही कर लो, बिकॉज़ अब जाके व्हेन यू आर ग्रोइंग ओल्डर आपको पता चला है कि आपकी हड्डियों में कितनी जान है। वही ना, आई थिंक वालिदैन की भी बात माननी चाहिए आपको, और वो सही कहते हैं, लेकिन अपने गोल्स जरूर क्लियरली सेट करें, आपको सेट करने चाहिए, और वक्त की मुनासिबत के साथ, क्योंकि द मोर एंड मोर वी आर इन द डिजिटलाइजेशन फेज, and the more and more we're moving forward, the world is changing every second. Yeah, it's very important कि आप अपनी ज़िंदगी में जो और वक्त का सारा तकाजा आपके गोल्स के साथ है। अगर आपने वो सेट कर लिए तो आपको पता है कि हाँ मेरी एक टाइमलाइन है, मुझे इस पे चलना है। अच्छा, और मसला ये है ना सारा अमन के लोगों को इस बात पे लोग कभी आते ही नहीं है कि वक्त की अहमियत तो कहीं दूर चली जाती है। टाइम मैनेजमेंट तो ये क्या बात हो रही है, मतलब ये क्या बात हो रही है, बहुत ज़रूरी है। हाँ, मतलब लोगों को टाइम मैनेजमेंट पर लोग जब आएंगे ना, जब लोग अपने आप से अपने काम से सिंसियर होंगे। जब कोई किसी चीज़ से सिंसियर ही नहीं तो टाइम कैसे मैनेज कर सकता है? और अपने आप से सिंसियर नहीं है ना, अपने आप से सिंसियर है। देखिए, काम से सिंसियर होना, अपने आप से सिंसियर होना, फिर आप आते हैं टाइम मैनेजमेंट पे। टाइम मैनेजमेंट ना एक क्लॉकवाइज है। आप टाइम कब मैनेज करते हैं? जब आपको फिक्र होती है अगले दिन की। और ये बता दूं, मैं अभी रिसेंटली आई वाज अगेन टाइम वेस्टर फेसबुक जिंदाबाद, सो उस पर आई जस्ट रेड द स्टडी कि विद द स्पीड द अर्थ इज मूविंग, जाहिर है हम आखिरी वक्त की तरफ जा रहे हैं, हम गामज़न हैं,
तो उसमें the speed with the speed the earth is moving we're losing 1 second. So अब जो 24 घंटा है वो 23 घंटे 49 मिनट का हो जाएगा. 49 मिनट 49 सेकंड. So we're losing 1 second and eventually ये वक्त और कम होता चला जाएगा. वक्त और कम तो और कई लोगों के लिए I know some of my very closest friends who say यार 24 घंटे भी कम लगते हैं because टाइम नहीं है. तो वही जो मैं बात कर रही थी, जो मेरे कॉलीग के अब्बा ने कहा, then you're incompetent. You need to understand कि आपकी प्रायोरिटी क्या है और आप करना क्या चाहते हैं. और जो लोग मतलब अगर अब जैसे हम सोशल मीडिया की बात करें थे ना अमन, कि सोशल मीडिया के हवाले से अमन ने कहा कि सोशल मीडिया पर लोग टाइम वेस्ट करते हैं. मैं कहती हूँ कि जिन लोगों को सोशल मीडिया पर कोई काम नहीं है, वो वाकई अगर वहाँ पर स्टॉक करें तो वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं. मैं बिल्कुल ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि क्योंकि मैं न्यूज़ से हूँ और एक जर्नलिस्ट जो होता है उसका काम होता है कि वो पढ़ता रहता है और वो चीज़ें सर्च करता रहता है. और जितने भी लोग न्यूज़ बिजनेस में हैं, न्यूज़ के शोज़ में हैं, डेफिनेटली वो आप देखेंगे कि 24/7 दे आर सर्चिंग समथिंग कि कोई ब्रेकिंग तो नहीं आ रही, सडन कोई चीज़ें तो नहीं हो रही. तो मेरी जो फ्रेंड है ऑब्वियसली वो न्यूज़ से नहीं है, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड बट शी इज़ नॉट इन द न्यूज़. तो उसने कहा कि अच्छा तुम मुझे कहती हो कि तुम भी तो सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करती हो. तो आई सेड कि मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ. यू आर वेस्टिंग योर टाइम बिकॉज तुम्हारा ये काम नहीं है. मुझे सर्च करना है, मुझे सोशल मीडिया देखना है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इट्स माई जॉब. लेकिन तुम जो काम कर रही हो वो तुम सोशल मीडिया पर नहीं होगा. वो डेफिनेटली और डॉक्टर तो तुम्हें ये तमाम तर चीज़ें अपनी क्लिनिक से जो है ना वो एग्जीक्यूट करनी चाहिए वहाँ पे. तो हर इंसान को देख के जो कोई एक इंसान अगर ये कहते हैं ना कि वो ऐसा नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँ, या ये मेरा काम नहीं है या उसका काम नहीं है, इसकी वजह से भी लोग अपने गोल सेट नहीं कर पाते. अगर आपका एक दोस्त जो है वो टेनिस खेलता है और दूसरा दोस्त जो है वो कुछ नहीं करता, बैठा रहता है, तो आप यकीन करें थोड़े दिनों बाद आप उसके साथ ही बैठे हुए होंगे, आप दोनों बेकार बैठे हुए होंगे. तो जो आपकी दोस्ती है ना, जो आपकी फ्रेंडशिप जोन होता है, वो पॉजिटिव रखना बड़ा जरूरी है. शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक. तो जनाब बात हो रही है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, टाइम के साथ कैसे चलें, और ये जो वक्त है ना हम इससे आगे निकल सकते हैं. और अगर पीछे तो बहुत सारे लोग रह ही जाते हैं, क्योंकि पीछे रहने में तो मेरे ख्याल में सारे ही बहुत इस बारे में एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वो कहते हैं ओहो उस टाइम पर ये नहीं किया, इस टाइम पर ये नहीं किया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया. 100% आप वक्त के साथ नहीं चल सकते, लेकिन अगर आप वक्त के साथ 70% चलते हैं, 60% भी चलते हैं, तो यकीन करें 60% ना लाइफ में आपको आगे 100% दे जाता है. कि हमने उस टाइम पर ये मेहनत की थी तो आज जो है बड़ा सुकून है. और ये जो आपको जो लोगों को लाइफ में लग्जरी, सुकून, पैसा और सारी चीज़ें चाहिए होती है ना, मेंटल पीस, सारी चीज़ें, इसके लिए एक टाइम तक आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. और वो जब मेहनत करने का टाइम होता है उस टाइम पर लोग मेहनत नहीं करते. वो आसान चीज़ें ढूंढते हैं, आसान जॉब ढूंढते हैं, आसान तरीके ढूंढते हैं, वो हो जाता है. उसके बाद फिर देखिए कारमा तो होता है ना, उसके बाद तो फिर चीज़ें तो सीखनी पड़ती हैं. उसके बाद जब आप लाइफ में आगे जाते हैं तो फिर हम और आप बस यही बता रहे होते कि टाइम का ख्याल रखें, टाइम मैनेजमेंट करें. लोग यही कह रहे होते हैं हमने तो नहीं किया. देखिए मेहनत करें, बिल्कुल जाहिर है एक वक्त होता है, रिटायरमेंट एज भी होती है, मगर बर्नआउट भी नहीं होना चाहिए ना. हाँ. सो अगेन द होल थिंग रिवॉल्व्स अराउंड टाइम मैनेजमेंट, कि किस तरह से यू क्रिएटिंग दैट ब्यूटीफुल बैलेंस कि हाँ मेरा काम भी हो रहा है, मेरा पैसा भी बन रहा है, मैं अपनी हेल्थ को भी देख रही हूँ, मेरी फैमिली भी सेटिस्फाइड है, मैं अपनी वालदा को, अपनी बीवी को, अपने मियाँ को, अपने बच्चों को और ख़ुद को मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो वक्त दे रहा हूँ जो वो डिज़र्व करते हैं. तो 24 घंटे 8 की विंडो है ना, इट्स 8 into 3 राइट. यस. तो 8 hours फॉर योर वर्क, 8 hours फॉर योर स्लीप, एंड दैट रिमेनिंग 8 hour कुड बी फॉर योर सेल्फ. और 8 घंटे बहुत टाइम होता है भाई. हाँ. कभी कभी दफ्तर में नहीं गुजरता वो 8 घंटे, एंड यूर लाइक कब खत्म हो गया, अब घड़ी देखना शुरू कर देते हैं. उसकी भी वजह होती है कि लंच पीरियड है. विद मी ना कि मैं कुछ लोगों से, जैसे मेरे घर में ये सराउंडिंग में, तो मैं कहती हूँ अरे 8 घंटे थे, ये भी नहीं हो सका, 1 घंटे में ये भी नहीं हो सका, अरे आधे घंटे में भी नहीं हो सका, ये काम तो हम 2 मिनट में कर रहे थे. और कभी कभी 8 घंटे ऐसे गुजरते हैं बिकॉज जब आपके सर पे बहुत ज्यादा काम होता है, यू लाइक इनटू टू मच हैपहैज़र्ड, यार ये भी रह गया, ये भी रह गया, ये भी करना नहीं मिलता. हाँ. तो 8 घंटे ऐसे भागते हैं. अब मैं आज सुबह अपनी अम्मा से बात करी थी, आई वाज लाइक अम्मा, कहती हैं कल तो जुमेरात है. मैंने कहा आज बुध आ गई. हाँ. बिकॉज इतनी तेजी से ये हफ्ता गुजर रहा है, एंड वी ऑल लुक. अच्छा एक चीज और जो टाइम मैनेजमेंट में talking about work-life balance, so there's a happy hour. And happy hour, दफ्तर की happy hour की बात नहीं करी मैं. Happy hour is basically गोरे practice करते हैं. They Wednesday को they party. They would go for movies, they would go for clubbing or something of that sort. And I noticed, मैंने एक हफ्ता ये practice करके देखा,
बड़ा अच्छा वो हफ्ता गुजरा बिकॉज मंडे ट्यूसडे आई वर्कड अ लॉट, वेडनेसडे को रात को आई वेंट एंड आई वॉच्ड अ मूवी। आई आल्सो यूज्ड टू डू वेडनेसडे पार्टी एट माय होम। तो कि वो मुझे ये होता है कि वेडनेसडे वाले दिन जो है ना कुछ ना कुछ एक अलग मिड डे से आ गया ना, बिल्कुल, तो हाँ। मिड डे आपको ब्रेक मिला थोड़ा सा, आप ना क्योंकि वो आप बीच में, वो बीच का दिन होता है तो आप उस दिन अपनी जो थकन है वो भी जो है ना adjust लोग कर सकते सिर्फ हैं। वीकेंड को रखते हैं कि हम वीकेंड को रखते सैटरडे हैं। संडे ये काम चलिए क्यों जी, भाई? बहुत शुक्रिया एमन, आप हमारे शो पे आई और शो में जो है वो इंस्टेंट ब्रेक है क्योंकि बुलेटिन की जानिब बढ़ेंगे। तो जनाब शो का टाइम हो गया एंड अब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए कि वॉचिंग सीरियल है।